हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पुनर्जागरण के बारे में हम बात कर रहे थे और पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि पुनर्जागरण का आरंभ इटली में क्यों हुआ था, उसके कारण बताए थे। आज एक हम नया टॉपिक इसी में लेंगे पुनर्जागरण के अंतर्गत ही, और वो है पुनर्जागरण का विकास और विस्तार। अब देखिए, अब तक तो हम ये पढ़ते आए हैं कि ये बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, इसके उदय के क्या कारण थे, इटली में इसका उदय क्यों हुआ। लेकिन अब हम एक्चुअली ये पढ़ेंगे कि क्या क्या इसकी विशेषताएं थी। तो आप ये जानते हो कि पुनर्जागरण आंदोलन एक बहुपक्षीय आंदोलन था। इट वॉज ए मल्टी फेसेटेड रेवोल्यूशन। इट वॉज नॉट ओनली एन इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन बट इट वॉज ऑल्सो ए कल्चरल रेवोल्यूशन। न केवल एक बौद्धिक आंदोलन था बल्कि सांस्कृतिक आंदोलन भी था। अगर हम बौद्धिक आंदोलन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस काल में, पुनर्जागरण के काल में, यूरोप में यानी 14वीं से लगभग 17वीं शताब्दी तक बहुत से क्षेत्रों में, जैसे अगर हम बौद्धिक आंदोलन की बात कर रहे हैं तो साहित्य के क्षेत्र में प्रगति हुई। अगर हम सांस्कृतिक आंदोलन की बात कर रहे हैं तो इस काल में संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला, भवन निर्माण कला, विज्ञान, भौगोलिक खोज, विज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बौद्धिक आंदोलन आ जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस काल में, पुनर्जागरण काल में, साहित्य, कला, संगीत कला, चित्रकला, भवन निर्माण कला का विकास हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, विज्ञान का विकास हुआ। तो प्रत्येक क्षेत्र में विकास देखने को मिला। अब ये क्या क्या विकास हुए, मतलब अलग अलग क्षेत्र में, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ये। शॉर्ट जो क्वेश्चंस आते हैं ना, 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उसमें भी ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई। तो देखिए, पुनर्जागरण काल में जो पुरातन लातिनी और यूनानी भाषा थी उसका तो विकास हुआ ही। मतलब यूरोप की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में यूनानी भाषा और लातिनी भाषा, लैटिन, ये प्रचलित थी। तो इन भाषाओं के विकास के साथ साथ अनेक देशी भाषाओं का साहित्य भी रचा गया इस काल में। लैंग्वेजेस जो है, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिटरेचर लिखा गया। जैसे इटली की अगर हम बात करें तो इटली में इटालियन बोली जाती थी, इतालवी जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, ठीक है। जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, हॉलैंड या नीदरलैंड में डच लैंग्वेज बोली जाती है। तो इन अलग अलग यानी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का विकास हुआ, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे इटालियन हो, डच हो, स्पेनिश हो, ठीक है। अलग अलग भाषाओं में साहित्य की रचना हुई। ना केवल लैटिनी और यूनानी भाषाओं का विकास हुआ, यानी उसके साहित्य लिखा गया। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि क्या था कि पहले जो साहित्य लिखा जाता था, वैसे तो कम लिखा जाता था, और लिखा भी जाता था तो उसका जो मुख्य विषय होता था वो धार्मिक होता था, यानी धर्म के ऊपर लिखा जाता था। लेकिन अब मनुष्य ने वर्तमान जीवन में भौतिक विकास और भलाई को जब प्राथमिकता देनी शुरू की तो फिर बहुत सा धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी अस्तित्व में आया। मैंने आपको बताया कि ये जो काल था, इसमें मनुष्य ने अपनी खोई हुई शक्तियों को पहचाना। तो पहले जो केवल धार्मिक साहित्य की रचना होती थी, अब उसमें बदलाव आया। अब धार्मिक साहित्य के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष साहित्य की भी रचना हुई। तो अलग अलग हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं इटालियन लिटरेचर, क्योंकि पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में आया था, तो हम इटालियन लिटरेचर की बात करते हैं। तो देखिए, इस इटालियन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो 3 महत्वपूर्ण विद्वानों के नाम
हम गिन सकते हैं, बता सकते हैं, और वो थे दांते, पेट्रार्क और बोकासियो। ये तीन ऐसे इटालियन लिटरेचर के विद्वान थे जिन्होंने अपनी रचनाओं से उस समय के लोगों को प्रभावित किया। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं दांते की। दांते का जन्म भी फ्लोरेंस में हुआ था। आप जानते हो कि फ्लोरेंस से ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। तो वैसे तो वो धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने पादरियों के पाखंडी और भ्रष्टाचारी जीवन की आलोचना की। उसने अपनी रचनाओं के माध्यम से चर्च के प्रति श्रद्धा और पोप के प्रति घृणा दिखाई कि चर्च जो है वो तो पूजनीय है, चर्च तो हमारे धर्म का प्रतीक है, ईसाई धर्म का प्रतीक, लेकिन उसमें जो कार्य करने वाले पोप और पादरी हैं वो भ्रष्ट हो चुके हैं। तो उसने एक तरह से व्यंग्यात्मक एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। कॉमेडी तो आप जानते हो व्यंग होता है, डिवाइन का मतलब दैव्य, दैव्य व्यंग। तो उसमें उसने पोप और पादरियों के भ्रष्टाचारी जीवन की आलोचना की व्यंग्यात्मक ढंग से, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रसिद्ध साहित्यकार था इतालवी साहित्य का जिसका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्क। पेट्रार्क के बारे में ये कहा जाता है कि फ्लोरेंस का जो नगर था, पेट्रार्क के समय में फ्लोरेंस का नगर वो मानववाद का प्रसिद्ध केंद्र बन गया। अब मैंने आपको बताया था रेनेसां के उदय के बारे में, आपको बताया था कि मानववाद का क्या अर्थ है। मानववाद का अर्थ ये है कि मनुष्य सर्वशक्तिशाली है, मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन को सुधारना चाहिए, उसे परलोक की कल्पना की बजाय वर्तमान जीवन में जो है सुधार लाना चाहिए। और हम ये कह सकते हैं कि मानवतावादी के रूप में पुनर्जागरण का नेतृत्व करने वाला प्रथम व्यक्ति पेट्रार्क था, बल्कि पेट्रार्क को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना, हु इज़ द फादर ऑफ रेनेसां, पुनर्जागरण का पिता में कौन है, तो उसका उत्तर होगा पेट्रार्क, ठीक है। इसी तरह से एक और विद्वान के बारे में पढ़ते हैं इटालियन लिटरेचर का, जिसका नाम था बोकासियो। बोकासियो वास्तव में पेट्रार्क का ही शिष्य था और उसने इतालवी भाषा में गद्य की एक नई शैली का विकास किया। प्रोज जो है ना, उसे फादर ऑफ इटालियन प्रोज कहा जाता है। आप जानते हो ना, प्रोज और पोइट्री, इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ते हो, प्रोज एंड पोइट्री आप जानते हो। तो इतालवी गद्य का पितामह उसको कहा जाता है, इज़ द फादर ऑफ इटालियन प्रोज। उसने एक पुस्तक लिखी थी, उसने तो वैसे कई पुस्तक लिखी, लेकिन जो सबसे महान रचना उसकी मानी जाती है वो मानी जाती है डीकैमरोन, ठीक है। डीकैमरोन ये लिखी थी बोकासियो ने, ये आपको ध्यान रखना है। और कहते हैं कि जेफरी चौसर जो था, जिसने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी, वास्तव में वो बोकासियो से प्रेरित हुआ था अपनी ये पुस्तक की रचना के लिए, कैंटरबरी टेल्स के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं एक और प्रसिद्ध इटालवी जो है लेखक, जिसका नाम था मैकियावेली। आपने ज़रूर नाम सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस में शायद आपने पढ़ा भी हो। उसने द प्रिंस नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि राजनीति के बारे में एक धर्मनिरपेक्ष जो है ग्रंथ है। क्योंकि आप ये देखिए कि धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों की रचना उस समय बहुत कम होती थी, क्योंकि विषय मुख्यतः धार्मिक हुआ करते थे। तो मैकियावेली ने द प्रिंस की रचना की, जो कि आपने वो तो पता ही आपको, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी। तो कौटिल्य द्वारा लिखी गई जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली की द प्रिंस से की जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इटालियन लिटरेचर। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंच लिटरेचर के बारे में। तो रेबेलॉयस नामक एक विद्वान था
जिसने मतलब फ्रांस का, जिसने गरगंतुआ नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें उसने व्यंग्यात्मक ढंग से समाज में प्रचलित अंधविश्वासों का खंडन करते हुए व्यक्तिगत बौद्धिक स्वतंत्रता पर बल दिया था। उसका नाम था रेबेलाइस। रेबेलाइस ने गरगंतुआ नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उसने व्यंग्यात्मक ढंग से समाज में प्रचलित जो अंधविश्वास थे उनका खंडन किया और व्यक्तिगत बौद्धिक स्वतंत्रता पर उसने बल दिया। तो ये फ्रेंच लिटरेचर के बारे में, हमें ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो हम जो साहित्यकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंच के लिए आपको याद रखना पड़ेगा रेबेलाइस को, जिसने गरगंतुआ नामक पुस्तक लिखी। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, क्योंकि ये नई लैंग्वेजेस अपकमिंग थी, क्योंकि इससे पहले लैटिन और ग्रीक ही लैंग्वेजेस प्रचलित थी यूरोप में। धीरे धीरे जैसे आप देखो इंडिया में बहुत से स्टेट्स हैं और स्टेट्स की मुख्तलिफ जो है ज़ुबानें हैं, यानी लैंग्वेजेस हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ठीक है, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश में जो है तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो अलग अलग जो राज्य हैं उनकी अलग अलग भाषा है। ऐसे यूरोप को अगर हम जैसे हम मानते हैं इट इज़ अ कॉन्टिनेंट, तो इसमें जो कंट्रीज़ हैं उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस डेवलप हुई। तो अंग्रेज़ी साहित्य की अगर हम बात करें तो उसमें नाम आता है जेफरी चौसर का। आप सब जानते हो कि जेफरी चौसर इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी अंग्रेज़ी कविता के पितामह के रूप में जाना जाता है जेफरी चौसर। उसने पुस्तक लिखी थी कैंटरबरी टेल्स। इसी तरह से थॉमस मूर एक लेखक था जिसने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना की। लेकिन आप सब जानते हो कि अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो विलियम शेक्सपियर का जो नाम है वो सबसे अग्रणी। हम ये कह सकते हैं वो पुनर्जागरण काल का सबसे महान साहित्यकार था विलियम शेक्सपियर, जिसके नाटक, नॉवेल्स आप लोग पढ़ते हैं। जब मैं 5वीं क्लास में था तो हमारे स्कूल में पहली बार जो एक बहुत पतला सा नॉवल हुआ करता था, 5वीं क्लास में हमें वो नॉवल विलियम शेक्सपियर का लगवा दिया था, जूलियस सीज़र, ठीक है, द मैकबेथ, और बहुत सारे नॉवेल्स जो है विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित हैं। लगभग 38 नाटकों की उसने रचना की, ऐसा माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं और जो भाषाएं हैं। ये मेन भाषा जो हमने डिस्कस करी है, तो इटालियन, एक फ्रेंच और एक इंग्लिश। बाकी जो अन्य भाषाएं, जैसे हॉलैंड का एक साहित्यकार था जिसका नाम था इरास्मस, ठीक है, इरास्मस जो है उसने डच भाषा में ग्रंथ लिखे। इसी तरह से स्पेन का एक विद्वान था जिसका नाम था सर्वांतेस। सर्वांतस ने डॉन क्विक्सोट नामक एक व्यंग्यात्मक ग्रंथ लिखा था जिसमें समकालीन समाज की बुराइयां कर रखी थी, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि केवल इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश लिटरेचर का विकास हुआ, बल्कि डच लैंग्वेज का भी विकास हुआ और साथ साथ स्पेनिश का भी विकास हुआ, ठीक है। बाकी जो कला के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास हुआ पुनर्जागरण का, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।